माँ जी, घर में शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और कल रात से मुन्ना का बुखार उतर नहीं रहा है। ऐसे में मैं उसे देखूं या रसोई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुचिता की घबराहट से लता जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तू परेशान ना हो सुची, दोनों भाइयों से स्नेह रखने वाली इनकी मुँह भोली बहन है ना, वही छोटे की शादी संभालेगी। सुचिता समझ नहीं पाई तो कौतूहलवश पूछ बैठी, कौन माँ जी, क्या मैं जानती हूँ उन्हें? हाँ हाँ, निम्मो को कौन नहीं जानता, तू भी पहचानती है उसे। हाँ अच्छा, भाई दूज पर आई थी, मगर वह तो ससुराल में होगी ना? नहीं री, पिछले दिनों जब तू मायके में थी तभी उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खैर, फुर्सत से बताऊंगी, अभी जाकर मेरे पोते को संभाल। यह कहकर लता जी निम्मो के घर की ओर निकल पड़ी। निम्मो, जिसका असली नाम नीलिमा था, पिता की बड़ी लाडली थी। पिता हरिलाल गांव के प्रधान थे और माँ पक्की गृहिणी। उनका पूरा दिन अनाज खलिहान सहेजने व मजदूरों से काम लेने में निकलता था। तीन बड़े भाइयों की इकलौती बहन उम्र में सबसे छोटी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। बड़े भाइयों और निम्मो की उम्र में बहुत फासला था। दरअसल पिता अधेड़ हो चले थे, मगर बिटिया के शौक कारण ही उन्होंने पत्नी को एक बार फिर प्रस्तुति गृह का मार्ग दिखाया। निम्मो का जन्म ईश्वर की असीम अनुकृपा लगी। घर गृहस्थी से ऊब चुके दंपति के घर आंगन में बेटी का खिलखिलाना जैसे किसी गरीब को दिवाली पर बोनस मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपनी नज़रों के सामने रखते, खूब लाड़ जताते धीरे धीरे निम्मो बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल पहुंचती तो मजाल था कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। घर में कामकाज के लिए भाभियां थी। स्कूल से आते ही निम्मो बस्ता फेंक कर सो जाती तो माँ या बाबा के जागने पर ही जगती। इस तरह वह अलक्खड़ किशोरी पहले हाई स्कूल फिर इंटर पास कर गई। 90 के दशक में छोटे गांव में कॉलेज था नहीं, तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठंडे बस्ते में चली गई। जवान बिटिया को अकेली शहर पढ़ने भेजने से शेषकार उसका विवाह करना लगा और हरिलाल जी ने धूमधाम से एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह रचा दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है। विवाह के 5 दिन भी ना बीते कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति का नियम है, मगर ऐसे क्रूर बदलाव पर तो रूह कांप जाती है। यही सब सोचती लता जी नीलिमा के आंगन जा पहुंची। नीलिमा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही उन्होंने अपनी भीगी आंखें चुरा ली। विवाह के दिन वह कितनी खुश थी। उसके सांवले सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी पहनकर जो लाली दुल्हनिया विदा हुई थी, वह आज एक परित्यक्ता के रूप में अत्यंत दयनीय दिख रही थी। धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया वह उस रूपासी से कितना अलग था। लता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहने लगी, निम्मो, मेरी प्यारी निम्मो, सुन, तेरे जीतू भैया की शादी है, मेहमान आने लगे हैं, थोड़ा संभाल देगी? भाभी का बच्चा छोटा है ना, उससे कुछ ना किया जा रहा, इसलिए तुझे यह जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ काकी, क्यों नहीं, आजकल मेरा वक्त नहीं कटता, ऐसे भी घर में खटती ही रहती हूँ, वहाँ कम से कम आप सभी का स्नेह मिलेगा। उसकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी, पर लता जी ने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक न समझा। गांव का समाज बदलते परिवेश से अछूता थोड़ी ही न था। भाई तो वैसे भी अपने परिवार की फिक्र में जीते हैं। माता पिता की भी एक उम्र ढलने के बाद
अपनी मजबूरियां होती हैं। निम्मो, जो 1 मास पहले तक दुनियादारी से अनजान थी, वह साहस समझदार हो गई थी। जिसने कभी खुद पानी लेकर ना पिया हो, वह घर संभालना सीख गई थी। खैर, अगले दिन सुबह जब निम्मो घर आई तो सबसे पहले लता जी ने सुचिता को चाय बनाने को बहाने व्यस्त किया और उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली आई। तुझे बुरा न लगे बेटी, इसलिए अब तक न पूछा था। सच सच बता, क्या हुआ था? खुशी खुशी शादी कर जो दूल्हा संग ले गया, वह चंद दिनों बाद बदल कैसे गया? क्या बताऊं काकी, मैं तो जैसे घर में रहती थी वैसे ही रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि किससे बात करूं किससे नहीं। मेरे नंदोई मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते। मुझे उनमें अपने भैया नज़र आते थे। उस रोज़ घर में सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा की धोती लेने जब अपने कमरे में आई तो मुझे अकेली देख उन्होंने सामने से दबोच लिया। मेरी चीख ही निकल गई। मेरी आवाज़ पर जब रमेश कमरे में आए तो साथ ही ननद भी आ गई और फिर कहकर वह सब सुबकने लगी। बोल बच्चे, क्या हुआ तेरे साथ? उसके आंसू सीने पर भार स्वरूप थे, जिसे हटाना ज़रूरी हो गया था। ननद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो नंदोई ने मौके पर चौका लगाया, सारा दोष मुझ पर मंड दिया। रमेश बड़ी बहन की इज्जत करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाती, माजरा पूरा ही बदल चुका था। बहनोई के बहकावे में आ चुके रमेश सबके सामने उठपटांग बोलने लगे। तुमने समझने की कोशिश नहीं की। एक तरफ बहन की जिंदगी और दूसरी ओर मैं अकेली। उनकी भी क्या गलती है? वह मुझे जानते ही कितना थे। मेरे चरित्र पर लाछन लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया और अपने परिवार को सहेज लिया। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती थी? अब होश आ रहा है तो आस पड़ोस को मदद कर मन लगा रही हूँ। घर वालों का इतना आसरा ही बहुत है कि रहने खाने की दिक्कत नहीं है। मन छोटा ना करो बेटी और नई जिंदगी शुरू करो। जिसने तुम्हारी बात तक ना सुनी, उससे न्याय की उम्मीद बेकार है। जहाँ कद्र ना हो उस राह जाना ही क्यों है? तुम अपने उत्थान में मन लगाओ। उसे ऐसा समझाया, मगर उसकी दुख भरी बातें सुनकर सन रह गई थी। उन्हें सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने नाजोपली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह भली प्रकार समझ गई कि नीलिमा ननद नंदोई के साजिश का शिकार हुई है। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और नीलिमा का चरित्रलिंग छल्लल लगाकर घर से बेघर कर दिया। यह दोष मायके वालों को अपनी इज्जत पर आंच लगी तो वे हाथ बांधकर बैठ गए। वैसे भी कोर्ट केस और पुलिस जायदाद दिला सकते थे। प्रेम नहीं, सच ही कहा गया है कि स्त्री का जीवन दूध के कटोरे सा होता है। 2 बूंद नींबू का रस उसमें के अस्तित्व को खराब कर सकता है। उसे सुनकर मन में एक ख्याल बलवती हो गया कि क्यों ना इस गांव की लड़कियों व महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें और शिक्षित किया जाए, उन्हें अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि भविष्य में वह किसी किस्म की साजिश का शिकार न हो। वे अपने चरित्र के स्कैनिंग के लिए दूसरों पर निर्भर न हो, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बने। जीतू के विवाह के कुछ दिनों बाद ही लता जी ने नीलिमा के पिता के सहयोग से नीलिमा कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें गांव की सभी लड़कियां सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई की ट्रेनिंग करने लगी। उसके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने का कार्य लता जी के बेटे करने लगे। आखिर क्यों ना करते? वहाँ उनकी मुँह बोली बहन जो थी। नीलिमा के साथ साथ गांव की हर महिला आर्थिक रूप से
आत्मनिर्भर होती चली गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।